This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग चाइनीज, सबको आवाज सुनाई पड़ रही है? सब लोग आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक, हम लोग बीच में बताते रहिए ताकि हमको मालूम दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हम लोग चाइनीज जो एक्यूप्रेशर है उसमें पढ़ रहे हैं। ये ओल्ड बुक है, ये आपको ट्रीटाइज 1 से किताब नहीं है। सागर जी हमारे बीच में आ गए हैं, ये सारथ, उनका स्वागत है। हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर पर। हम शुरू में बता देते हैं, बाद में फिर इसको कल के बाद से ये सारथ जी बताएंगे। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर का विचार देखिए, पहले विचार समझ लीजिए, फिर हम थोड़ा सा बात बताते हैं। दार्शनिकों का ये दार्शनिक सिद्धांत है सब, और दार्शनिक सिद्धांत में कंसेप्ट आया सिसिली में 475 ईसा पूर्व। उन्होंने वहां पर एक दार्शनिक हुआ एम्पेडोक्लीज। तो एम्पेडोक्लीज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी जो हमारा शरीर है वो 4 चीजों से, 4 तत्वों से बना हुआ है। उन्होंने कहा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो उन्होंने कहा कि यदि यह शरीर ब्रह्मांड की इन वस्तुओं से निर्मित हुआ है, तो अगर इन वस्तुओं में, यानी इन पदार्थों में, इन द्रव्यों में या तत्वों में कोई असंतुलन होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, और संतुलन रहेगा तो बीमार नहीं रहेंगे। ये 400 याद करिए, डेट नोट करिएगा, 475 ईसा पूर्व के आसपास। चाइनीज दर्शन में येलो एम्परर, जिनका नाम हुआंग नी दे जिंग था, उन्होंने 3rd सेंचुरी बीसी में एक येलो एम्परर नाम की किताब निकाली, और उन्होंने ये कहा, हो सकता है उसके पहले भी थोड़ा सा रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा हमारा शरीर ब्रह्मांड के समस्त वस्तु, हमारा शरीर नहीं क्या है, ब्रह्मांड के समस्त वस्तुएं 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। और ये तत्व कौन बताए? एक बताया कास्ट वुड, दूसरा बताया फायर, तीसरा बताया अर्थ, चौथा बताया उन्होंने मेटल, और 5वां बताया जल। ठीक है, अब भारतीय दर्शन में उसी समय, उसके पहले 6 ईसा की 6वीं शताब्दी पूर्व, वहां 475 था, यहाँ 300 था, और यहाँ 600 था। 600 ईसा पूर्व कंसेप्ट आया कि वात, पित्त, कफ तीनों शरीर में संतुलन को मेंटेन करते हैं। यदि इनके संतुलन नहीं है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। दूसरा कंसेप्ट क्या आया? दूसरा आया कि शरीर में 5 भौतिक द्रव्य हैं और 4 पराभौतिक द्रव्य हैं। तो भौतिक द्रव्य कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और कहा कि 5 पराभौतिक तत्व कौन से हैं, द्रव्य कौन से हैं? द्रव्य नहीं कहा, इनको पंच महाभूत कहा, उनको द्रव्य कहा। तो द्रव्य कौन से हैं? काल, दिशा, मन और आत्मा।
और कहा कि इन सब से ही, इन सब की वजह से ही मनुष्य के शरीर का निर्माण है। तो 3 कंसेप्ट आए। हम लोग चाइनीज कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। चाइनीज दर्शन, अब ये याद करिए कि जो 600 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, उसी समय गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध एक सिद्धांत का, बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं। उसी के आसपास, उसी के पहले या उसी के आसपास जैन धर्म प्रचलित होता है। तो ये जैन तीर्थंकर और गौतम बुद्ध का बौद्धिज्म, जैनिज्म, ये दोनों मिलकर के आसपास के जितने भी एरिया है वहां पर अपना प्रचार करते हैं। बुद्धिज्म तो बहुत प्रचार करता है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मालदीव, श्रीलंका, जितने, जापान, चाइना, इन सब के एरिया में। तो यानी कुछ जो संस्कृति, साहित्य, कला जैसे होता है ना, ये सब ट्रांसफर होती है, तो ये ट्रांसफर हो गई और अल्टीमेटली चाइनीज एक्यूपंक्चर डेवलप हुआ चाइना में। हुआंग डी नीजिंग येलो एम्परर के नाम से मशहूर थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनके और एक उनका कोर्ट एम्परर थे, कोर्ट फिजिशियन, जिनका नाम था चीबो। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता था वो येलो एम्परर में दर्ज है। उसी की वही सब सिद्धांत की बात। लेकिन चाइनीज एक्यूपंक्चर यहीं पर उतना ही बहुत सालों तक चलता रहा, इसमें कोई शक नहीं। 1949 में माओ से तुंग आए। माओ से तुंग ऑटोक्रेट थे, किसी सुनते उनते नहीं थे, उसको शब्दों में तानाशाह कह लें, कोई भी कह लें। तो ये रेड रेवोल्यूशन के बाद आए। तो इन्होंने उस समय, उनकी पॉपुलेशन चाइना की थी 50 करोड़, 1949 के आसपास 50 करोड़ की पॉपुलेशन थी। माओ से तुमने 5,50,000 बेयरफुट डॉक्टर्स, जिसको बेयरफुट डॉक्टर्स बोलते थे, बेयरफुट डॉक्टर्स को गांव में भेजा। और चाइनीज स्वास्थ्य, चाइना का स्वास्थ्य था, तब में काफी परिवर्तन आया, क्योंकि इतने वहां थेरेपिस्ट पहुंच गए जिन्होंने कि उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इससे भी पश्चिम में चाइनीज एक्यूपंक्चर का बहुत प्रभाव नहीं हुआ। 1971 में, याद करिए, 1971 में, उस समय अमेरिका में और चाइना में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि भाई हम लड़ेंगे भले नहीं, लेकिन सारी कवायद वही करेंगे जो लड़ाई दुश्मनों की होती है। तो शीत युद्ध चल रहा था। 1971 के आसपास इस शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में हेनरी किसिंजर की यात्रा होती है। हेनरी किसिंजर 1971 के में बात, 1971 के आसपास जो जुलाई में हुआ है, उसी समय टो लेने के लिए वहां के जेम्स रस्टिन, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता थे, वो भी गए। वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर उनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ। जो लोग अपेंडिक्स का दर्द झेलते हैं वो जानते हैं, वो महसूस करते हैं बहुत बड़ा दर्द होता है। तो बहुत दर्द हुआ। तो वहां के उस समय लगभग चाइना में 10,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, 10,000 टोटल। तो इन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया और अपेंडिक्स निकाल दिया। जेम्स रस्टिन का दर्द तब भी खत्म नहीं हुआ, 24 आवर्स के बाद भी। तो उसमें चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे, तो चाउ एन लाई से संपर्क किया उन्होंने। चाउ एन लाई ने कहा कि भाई हमारे पास तो थेरेपिस्ट है, यही हम इन्हीं को भेज सकते हैं। तो उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने ST 38.5, 36 सही है बटा 2, 36.5 ST, स्टमक का 36.5 पॉइंट पर नीडलिंग किया। और उस नीडलिंग के बाद उनका दर्द खत्म हो गया 24 आवर्स के बाद, और फिर नहीं हुआ। जेम्स रस्टिन ने एक अपनी जो रिपोर्ट भेजी न्यूयॉर्क टाइम्स को,
बहुत बड़ा पत्र था, समाचार पत्र। वहां जो रिपोर्ट भेजी उसने विश्व की आंखें चाइनीज एक्यूपंक्चर के प्रति खोल दिया कि इतनी बढ़िया थेरेपी है कि हमारे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ और इनके नीडलिंग के द्वारा ये ठीक हो गया। यहां से चाइनीज एक्यूपंक्चर का विस्तार ठीक से शुरू हुआ। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है इस समय। अगले 5 वर्षों में 145 से ऊपर होने की संभावना है, 147 करोड़ हो जाएगी। अगर आप तुलना करें तो 5.5 लाख की तुलना में 50 करोड़ में 5.5 लाख, तो हमारे 145 करोड़ में 147 करोड़ में हम लोग को 10 लाख से 11 लाख थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। तो हम लोग सारे लोग जो प्रयासरत हैं, अब देखिएगा, हम लोग सारे लोग जो प्रयासरत हैं यह पूरा प्रयास कर लें, जब तक हमारी ये थेरेपी गांव गांव घर घर नहीं पहुंचेगी और हमारे थेरेपिस्ट नहीं डेवलप होंगे, तब तक किसी एक इंस्टीट्यूट, किसी 4 इंस्टीट्यूट से कोई वश की नहीं है इस थेरेपी का प्रचार अधिक हो पाना। क्योंकि एलोपैथ अपनी जगह पर है, हमारी विधा अपनी जगह पर है। हमको अपने माध्यम से 100-100, 200-200, 400-400 थेरेपिस्ट तैयार करने हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम उतने ही दूर जा रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट, कोई जो बड़ा इंस्टीट्यूट है मान लीजिए, वह केवल अगर साल भर में 2400-2500 मान लीजिए थेरेपिस्ट निकालता है, ट्रेंड करता है, 2500 मान लीजिए, तो उसको ऐसे अगर 100 होंगे तो कितने होंगे? 2.5 लाख होंगे कि वो नहीं, 25 अगर 2500 मतलब 2.5 लाख होंगे। तो अगर 2.5 लाख हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो 5 साल में 12.5 लाख, 6 साल में 14 लाख। तो यानी हमको अगर ऐसे हम लोग ऐसे 100 इंस्टीट्यूट भी हम लोग ऐसे, जो एक इंस्टीट्यूट जो 2500 क्रिएट करता है वो अगर 100 इंस्टीट्यूट भी होगा तो उसको 6 साल लगेंगे। यानी अगर एक इंस्टीट्यूट करेंगे तो 100 गुणे 600 साल लगेंगे। ये हम लोगों का विचारणीय प्रश्न है जो चाइनीज एक्यूपंक्चर के संबंध में मैंने बता दिया कि यह वहां की तुलना है। ये पढ़िएगा कि आपको मिलेगा, ट्रीटाइज 1 में मिल जाएगा, और आप कभी देखें गूगल में तो भी सब मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर। ये एक विचार था। उन्होंने कहा कि जो ये हमारी अपनी कहानियां हैं, उन कहानियों को तो आप पढ़ते रहिएगा, कि हम मानते हैं कि भारतीय दर्शन में भी बहुत चीजें थी जो भारतीय वाङ्मय में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो हमारा सिद्धांत था, चिकित्सा पद्धति थी, उसमें यह था कि एक्यूपंक्चर ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं। हम नाक में कील पहनते थे, हम कानों में बालियां पहनते थे, ये सब है, अभी भी पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। इन सब का आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप सब जानेंगे कौन सी मेरिडियन कहां पर है, यहाँ पर कौन सा मेरिडियन है, कान में कौन सा पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है कौन है, आपको नाक में कौन है, आपको एलआई है, एसटी है, ये सारे आपको मिल जाएगा, एसआई है, ये सारे पॉइंट आपको लगेंगे। यानी आपको ये लगेगा कि वास्तव में ये थेरेपी हमको पहले से मालूम थी और हम लोग इस रूप में भले न जानते रहे हों, लेकिन हम लोग जानते जरूर थे। बिंदी पिट्यूटरी ग्लैंड की जस्ट पीछे। पिट्यूटरी ग्लैंड भौतिक सुखों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। K1 पॉइंट तलुए के नीचे है। तलुए में आप देखिए, तलुए का कोई एग्जाम्पल है? तलुए में मारा गया था, किसी को बाण मारा गया था, लगा था किसी को, भगवान श्री कृष्ण को लगा था तलुआ। वहां पर आपका K1 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए सारे आप उन अंगूठियों जहां जहां पहन रहे हैं आप लोग उनको मेरिडियन देखिएगा, सब आपको धीरे धीरे सेमेस्टर 1 से लेकर के 3 तक सब मालूम हो जाएगा कि कौन सी मेरिडियन कहां पर है। ठीक, तो हम लोग जानते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये मानने में हम लोगों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट का प्रोसेस जो चाइना ने किया वो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि राजर्षय मिला था वहां। माओ सेतुंग ऑटोक्रेट थे, उन्होंने कह दिया तो वो कह दिया, तो वहां हो गया, हमारे यहाँ नहीं हो गया। ठीक, हम लोगों को राजर्षय नहीं दे पाए।
और हमारा बुद्धिज्म भी राजर्षा की खत्म होते चला गया, धीरे धीरे बाहर फैल गया, लेकिन अपने नहीं रहा। तो हम इसको, जो ये विधा है उसको परंपरागत, इसका नाम क्या है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, नोट कर लीजिएगा, TCM फुल फॉर्म पूछा जाता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, मेरिडियन नहीं है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। बाद में हम लोग जब करेंगे तो इसको चाइनीज एक्यूप्रेशर कह देंगे। क्लियर? तो अभी आप नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं। अब इनके सिद्धांत है, कोई भी थ्योरी डेवलप होती है तो वो अपने कुछ सिद्धांत डेवलप करती है। तो उन सिद्धांतों में चाइनीज एक्यूप्रेशर के 3 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ इन एंड यांग, इन और यांग का सिद्धांत। दूसरा, द कंसेप्ट ऑफ मेरिडियन, क्या मेरिडियन है, मेरिडियन क्या चीज है। और तीसरा, 8 निर्देशक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है इन्हीं के, और पंच द्रव्य वाला, तो पंच तत्वों वाला सिद्धांत हम लोग बताया है कि 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। तो आगे हम लोग चलते रहे, एक एक करके हम लोग करेंगे। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इसको बाद में अपने उसमें देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, आत्मसात करेंगे। शुरू में समझ में नहीं आएगा, जो पहली बार सुन रहे हैं नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में हम इन यांग है। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट इन यांग है, डिफिशियंसी एक्सेस का सिद्धांत है। ये क्या है, हमारा ये सिद्धांत चाइनीज सिद्धांत है। ये सिद्धांत बात करता है क्या, बैलेंसिंग की। क्या इसका बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग। कहते हैं ऊर्जा ही एकमात्र चीज है जो आपके शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर मिलती है और वनस्पतियों के माध्यम से मिलती है। आगे हम बताएंगे। तो इन यांग सिद्धांत है, कम अधिक सिद्धांत है, इंटरनल एक्सटर्नल है, तो 2-2 करके हो गए, और उष्ण शीत हॉट कोल्ड। इन यांग सिद्धांत के और 3 वाले रूपांतरण है, इन यांग में ही निहित है सब, लेकिन अलग अलग रूपों में भी इसको हम लोग जानते हैं। डिफिशियंसी या एक्सेस, इंटरनल या एक्सटर्नल, हॉट एंड कोल्ड। अब आप पढ़िएगा, इसको आगे हम लोग बताते चलते हैं कि हम लोग कैसे उसको, ठीक है, पंचतत्व सिद्धांत पढ़ लेंगे। कहा कि पूरे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इनके 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। 5 तत्व कौन कौन से हैं, पहला नहीं है वहां, पहला दूसरा नहीं है, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं कास्ट से। कैसे शुरुआत करेंगे ना आगे, तो हम लोग पहला शुरुआत करते हैं कास्ट, दूसरा हम लोग कहते हैं फायर, तीसरा हम लोग कहते हैं अर्थ, चौथा हम लोग कहते हैं मेटल, और 5वां कहते हैं जल। तो इन सारे चेतन अचेतन जगत में सब यही 5 तत्वों के संयोग से। फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो आप जो ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भौतिक शरीर जो आपका है इसके साथ साथ एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, और ये ऊर्जा शरीर जब बीमार पड़ता है तो आप बीमार होते हैं। आपका शरीर बीमार नहीं होता है, इसके साथ साथ जो अदृश्य रूप में ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, इसी ऊर्जा शरीर में परिवर्तन के फलस्वरूप आपका भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। तो जब अगर आप अस्वस्थ हैं तो यानी ऊर्जा शरीर में कोई परिवर्तन हुआ है। तो ये उनको कहा कि अगर इसमें कोई ऊर्जा शरीर में असंतुलन कहीं हुआ है तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक, अब उन्होंने कहा एक और चीज आएगी, इसी के साथ पढ़ाते हैं चाइनीज मेरिडियन। उनका मेरिडियन क्या है, उनका मेरिडियन, अब ऊर्जा की बात कह दिया तो ऊर्जा को बताना भी था। भाई ऊर्जा है तो आप कहिए कि ऊर्जा क्या करती है, कहाँ जाती है, कैसे चलती है, कैसे करती है। तो उन्होंने कहा यस, बताते हैं उसको। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऊर्जा शरीर आपके इस भौतिक शरीर में, ऊर्जा शरीर ये है, उसके अंदर भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर में जब घुसती है तो भौतिक शरीर के 2 चीज हुआ, हमारे शरीर में बाहर का एक स्किन और एक अंदर ऑर्गन है और बाहर हमारी स्किन है।
तो उनका दोनों जगहों पर इनके जाने के सिद्धांत कुछ मार्ग है, राजमार्ग। जैसे हम कहें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई सड़क होगी, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए कोई राजमार्ग होगा, कोई चौड़ा मार्ग होगा, कोई ग्रैंड ट्रंक रोड होगी, कोई NH-24 होगा, कोई NH-10 होगा, कोई NH-8 होगा। जो NH नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो कंसेप्ट दिया, ऐसे उनका राजमार्ग है। तो ये मार्ग जो उन्होंने कहा, इनको ऊर्जा प्रवाह पथ कह दिया, उसको अंग्रेजी में मेरिडियन कह दिया। तो ये ऊर्जा प्रवाह पथ है। इन्हीं ऊर्जा प्रवाह पथों के माध्यम से आपकी एनर्जी शरीर के अंदर और शरीर के बाहर ट्रेवल करती है। जाने का तरीका ये है। मेरिडियन बहुत हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा काम चलने का हम लोग 12 मुख्य हैं और उनके 2 कंट्रोलर हैं। 2 कंट्रोलर हैं, तो 12, 2, 14। तो कभी आपको 12 पूछा जाता है कि 12 कितनी मेरिडियन है, तो अगर 12 लिख के आए, 14 लिखा ना हो तो 12 पे टिक करिए, और अगर 14 लिखा हुआ हो तो 14 में टिक करिए। क्लियर? ये आगे चल के क्वेश्चन आएगा। अब मेरिडियन को परिभाषा कितनी बढ़िया बताई। आप लोग इस परिभाषा को मतलब समझ जाएंगे, तो समझना है इसको, तो आपको हमेशा याद रहेगा। मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, यानी हमारा जन्म ही इससे हुआ है। ये मेरिडियन है, आदर्श शक्तियां हैं, लेकिन मीन्स, दे आर मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड। इन्हीं से हमारा जन्म हुआ। मैन इज क्रिएशन, क्रिएशन हमारा इसी से हुआ है। यानी जब हमारा क्रिएशन हो रहा था तो ये मेरिडियन मौजूद थी। यानी, और इसको बाद में साइंटिस्ट ने हम आगे पढ़ाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में बताएंगे कि जब ये मेरिडियन बन रही थी तो उसके 15 घंटे के अंदर ये मेरिडियन डेवलप हो गई। जब आपका जन्म हो रहा था उसके 15 घंटे के अंदर मेरिडियन सिस्टम डेवलप हो चुका। ये मॉडर्न साइंस कह रही है, तो वो इनकी बात सही थी। तो मेरिडियंस आर द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड। दूसरा क्या कहा, मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। बाहर की वातावरण में, बाहर क्या गर्मी है, बाहर ठंडक है, बाहर आपका ह्यूमिडिटी है, बाहर नमी है, बाहर वायु है, यही सब तो है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, बैक्टीरिया है, सब कुछ है। तो ये कह रहा है डिजीज अकर्स, इन्हीं मार्गों से डिजीज अंदर घुसती है। मीन्स वेयर बाय डिजीज अकर्स, डिजीज आती है। फिर क्या कहा, द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड। अगर आप क्योर्ड होते हैं, आप मतलब आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो इन्हीं मार्गों से बीमारी को भागना पड़ता है। जैसे घर के दरवाजे में आप घुसे और आपका अतिथि आए, तो जो दरवाजे से आपको घुसेगा उसी दरवाजे से अतिथि को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने कहा। चौथा क्या कहा, द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेज। अब डिजीज बाहर से भी आती है और डिजीज अंदर से तो पैदा हो सकती है, क्योंकि अंदर फैक्ट्री है हमारी। उस फैक्ट्री में क्या है, उस फैक्ट्री में हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई बाय प्रोडक्ट बनता है और कोई वेस्ट बनता है। तीनों चीजें है ना। तो तीनों चीजों की वजह से कभी असंतुलन हुआ, जैसे हमने पढ़ा था अभी कि अंदर कोशिका में कोई परिवर्तन हुआ तो भी तो आप बीमार पड़ते हैं। तो द मीन्स वेयर बाय डिजीज एराइजेस, एराइज करती है, अंदर से उठती है, एराइज करती है। तो अकर्स और एराइज में ये अंतर है, अकर्स बाहर से आती है, एराइज अंदर से। क्लियर? ये मेरिडियन की परिभाषा पूछी जाती है। इसी 12 मेरिडियन पर पूरा सिद्धांत। अब उन्होंने कहा कि क्या है, अब ऊर्जा की बात आई। भैया जब बात करें ऊर्जा अंदर जा रही है तो कह रहे बताइए तो ऊर्जा है क्या। आपने बता तो दिए कि ऊर्जा है, ऊर्जा बताइए तो ऊर्जा और डिफाइन करिए। नाउ दे डिफाइन इट। कैसे डिफाइन करते हैं उनका, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को किस नाम से जाना था, वो नाम छोड़ दीजिए। की, QI, CHI, KI, प्राण, चेतना, जो आत्मा, जो आप कह सकें, वाइटल फोर्स, जो कह सकें, वो दैट इज की, उसको ची कहें, की कहें, कुछ भी कहिए, दैट इज देयर। क्लियर? अब यही ऊर्जा, ये इसको बायो एनर्जी, यही तो बायो एनर्जी है, ब्रह्मांड की है, बायो एनर्जी है। अब कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में और विचरण करती है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ही बता दें ताकि आप और क्लैरिटी हो जाए। आगे इसको नोट कर लीजिएगा।
आपके शरीर को जब आपका जन्म हुआ तो एक ऊर्जा आपको किडनी में मिली, एक ऊर्जा ईश्वर ने दिया, माता पिता ने दिया, और आपके जो पूर्व जन्म थे उनके आधार पर आई, और उसने क्या किया, उसने आपको किडनी में संरक्षित करके ऊर्जा दिया, जिसे हम कोई नाम से जाने, हम इसेंस नाम से जाने, किसी नाम से जाने, लेकिन वो ऊर्जा आपकी ऐसी है जो प्रारब्ध से, यानी प्रारब्ध माने पूर्व जन्म, माता पिता और ईश्वर से मिले विरासत में, इसको हम लोग एक एनर्जी बोलते हैं। ये भी एनर्जी है, ये एनर्जी इसेंस के रूप में कह सकते हैं, इसको नाम हम लोग देते हैं इसेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कह दीजिए। दूसरी ऊर्जा हुई जो हमारी ऊर्जा कहां से मिली, हम वनस्पतियों में, भोजन में, जल में, वायु वायु तो लेते हैं, वायु इनहेल करते हैं, जल पीते हैं, भोजन करते हैं, वनस्पतियां खाते हैं, फल खाते हैं, जिन सबसे जो मिली इसको पार्थिव ऊर्जा बोलते हैं। पार्थिव माने पृथ्वी तत्व से ऊर्जा, पृथ्वी है तो है, ये तो पृथ्वी तो माता हमारी है, तो ये पृथ्वी माता हमको दे रही है, वनस्पतियां, फल फूल, सारा जो वो भोजन सब दे रही, तो एक ऊर्जा पृथ्वी तत्व के रूप में आई, पार्थिव ऊर्जा। अब तीसरा कंसेप्ट है, ये दिस इज द रियल कंसेप्ट, जो चाइनीज मेरिडियन कंसेप्ट है। तीसरी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो नाइट्रोजन नहीं है, वो हाइड्रोजन नहीं है, कुछ नहीं है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपको समय समय पर अंतराल में आपके किसी ऑर्गन क्लॉक के सिस्टम से आपके शरीर में आती है। तो अब तीन ऊर्जा हो गई, एक किडनी में ऊर्जा जीवन सत्व के रूप में जो माता पिता से मिली, विरासत से मिली, पूर्वजन्म से मिली, ईश्वर से मिली। दूसरी ऊर्जा आई जो पार्थिव ऊर्जा है, जो फलों से मिली, मूल कंदमूल से मिली, वनस्पतियों से मिली, जल से मिली, वायु से मिली, ये दूसरी ऊर्जा है। तीसरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो समय समय पर 2-2 घंटे के, आप पढ़ेंगे आगे चल के, 2-2 घंटे के अंतराल पर किसी ऑर्गन में आई, उसमें सर्वाधिक रही, बाद में उसके 12 घंटे बाद न्यूनतम। ये तीनों ऊर्जा फिर, और आप ये तीनों ऊर्जा आई आपकी, और पहले तो कहाँ आएंगी, पहले तो आपके आएंगी बाहरी भाग में, स्किन है, स्किनरों का भौतिक शरीर है, उसके बगल में ऊर्जा शरीर है, ऊर्जा शरीर में आई, फिर भौतिक शरीर में ऊपर आई, तो स्किन पे आई, तो इसको बाहरी बोल सकते हैं, बाहरी, एक्सटर्नल। फिर ये राजमार्ग हमारे कौन से हैं, मेरिडियन, इन मार्गों से अंदर घुस गई, ये ऊर्जा आपको गई। तो ये तीनों तरह की ऊर्जा मिली, और मिलने के बाद चाहे जहां पर पहुंचे, अंदर पहुंचे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये मूवमेंट है, जैसे रोक नहीं सकते हम ना, जैसे कुछ बच्चे को, कोई बच्चों को कह दीजिए तो घर के बाहर निकल जाता है, फिर बाहर से अंदर आ जाता है, उसको रोक थोड़ा सकते हैं, वैसे ऊर्जा का प्रवाहमान है। ठीक, अब ये ऊर्जा सतह पर विद्यमान ऊर्जा, दो तरह की एनर्जी, एक सतह पर है, सतह माने आपका स्किन पर, और एक गहन जैव ऊर्जा, गहन मतलब अंदर चली गई, शरीर के अंदर चली गई। ये गहन ऊर्जा, ये दोनों सतह पर विद्यमान जैव ऊर्जा अवयव चक्र, अब जो बाहर रहेगी वो क्या करेगी, जो ऑर्गन क्लॉक के आधार पर विचरण करेगी, उसका जो सिद्धांत होगा उसके आधार पर विचरण करेगी, और जो गहन ऊर्जा चली जाएगी वो हमारे पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार, पंचतत्व में हम लोग आगे सिद्धांत पढ़ेंगे कि उसमें सिद्धांत है, कोई किसी की मदर है, कोई किसी का फादर है, वो जो सिद्धांत है उसके हिसाब से विचरण करेगी, अंदर वाली और बाहर वाली ऑर्गन क्लॉक के। ठीक है, ये हो गया कि ये, अभी इसमें कुछ पूछना किसी को, कंसेप्ट है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नहीं सर। ठीक, अब देखिए हम लोग 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं। अब 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि उन्होंने कहा इन यांग क्या है। अब ये इन यांग का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत चाइनीज एक्यूपंक्चर का इन यांग सिद्धांत है। यह सिद्धांत बहुत सरल नहीं है,
लेकिन सरल भी है, इसी को समझना है, इसी को जानना है। और ये इन यांग सिद्धांत सेमेस्टर 1 के अलावा कभी आपको बहुत अधिक विस्तार से बताया नहीं जाएगा। हम लोग इन यांग पर फिर बहस करेंगे, एक बार और पढ़ेंगे अलग से, लेकिन अभी हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं ताकि अपने को इन यांग पे प्रकृति की सत्ता है। प्रकृति एक सत्ता है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। उस सत्ता ने अपने को दो रूप में प्रकट किया, एक रूप है यांग का और एक रूप है इनका, यानी दोनों प्रकृति के रूप है। और उसने क्या किया, इन और यांग के रूप में अपने को प्रकटीकरण किया। और प्रकटीकरण के बाद एक ऊर्जा ऊपर की चली गई, ऊपर की ओर चली गई और उसने स्वर्ग की रचना कर दिया। स्वर्ग दूसरी चली गई और वो नीचे चली गई, कंडेंस हो गई और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया। और पृथ्वी और आकाश के बीच में हमारे मानव जीवन का विकास हुआ। हमारे मानव का विकास इसी में, दोनों के बीच में। तो अब ऊपर जो ऊर्जा गई थी सूर्य देव, उसके सबसे बड़े सैद्धांतिक रूप से उसके यांग ऊर्जा के प्रतिनिधि माने गए। तो यांग ऊर्जा हल्की थी, ऊपर की ओर गई। गर्मी हल्की होती ऊपर की ओर जाती है। ठंडक, अब देखिए पानी नीचे की ओर जाता है, ठीक है, पानी नीचे की ओर जाता है, गर्मी ऊपर की ओर जाती है। तो पानी इन हुआ और गर्मी यांग हो गई। तो इन, अब यही उन्होंने कहा कि दो ध्रुवी मतलब पोलैरिटी है, उस पोलैरिटी में इन्हीं के बीच में संतुलन होता है और दोनों एक दूसरे से विरोधी नहीं है। इन के बाद यांग, यांग के बाद इन के बाद यांग, यांग के बाद इन, ये एक साइक्लिक चेंज है। ऐसे जैसे लहर आती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये काम जैसे कैसे पोलैरिटी ग्रुप में, जैसे प्रकाश और अंधकार, अगर प्रकाश है तभी तो अंधकार का पता लगेगा। अगर अंधकार है तो प्रकाश को मालूम पड़ेगा, प्रकाश कोई चीज होती है। अगर आपका अंदर है तो बाहर भी मालूम पड़ेगा कि हम अंदर बैठे हुए, आप बोले ना अंदर बैठा हुआ, तो इन्हें बात यानी बाहर भी कोई है तभी तो बस बैठे हुए हैं। एक इन यांग को पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के रूप में जानते हैं। कैसे पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है, इसमें कितनी क्षमता है अंदर और कितना ये व्यक्त करता है अपने को, इसके अंदर कितनी प्रतिभा है लेकिन व्यक्त कम करता है, कहते हैं ना। यानी उसका इन बहुत अच्छा है लेकिन यांग बहुत खराब है। कहते हैं इसने अपने को प्रकट बढ़िया नहीं किया, बहुत टैलेंटेड है, यानी उसके अंदर क्षमता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन कम है, यांग शक्ति कम है। ऐसे ही हमको सारे अंधकार छिपा हुआ माने अंदर जो अंदर है वो छिपा हुआ है। इन ऊर्जा अंदर छिपी हुई है, यांग ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, तो ये यांग ऊर्जा है। तो इस रूप में उन्होंने प्रकट किया। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं। और उनको प्रकट कैसे किया, देखिए सापेक्ष अवधारणा है। निरपेक्ष माने एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। अगर यांग है और इन है तो दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं देखिए, एक में दूसरे का बीज समाहित है। इनमें ये जो व्हाइट वाला है ये आपका यांग है और जो ब्लैक वाला है वो आपका इन है। और देखिए यांग में जो सफेद वाला है उसमें भी ब्लैक वाला है यानी इन है। दोनों के एक दूसरे के बीज रखते हैं, यानी यांग में इन का बीज है, इन में यांग का बीज है और दोनों साइक्लिक। अब इसी के आधार पर उन्होंने डेवलप किया कि इन और यांग जब उनको ऑर्गन्स में बांटने शुरू किया तो उन्होंने 12 ऑर्गन ऐसे डेवलप कर दिए कि 12 ऑर्गन अपने कि 12 ऑर्गन से संबंधित हमारे इन यांग एक तत्व, हमारे 5 तत्व थे ना, तो 5 तत्वों में उन्होंने 6 ऊर्जाएं निकाली और 6 ऊर्जा के 6 घटक कर दिए, यानी 6 इन 6 यांग। कंसेप्ट है चाइनीज का 5 एलिमेंट थ्योरी। लेकिन जब एनर्जी की बात है तो 6 एनर्जी सिस्टम आ गया। जो
गर्मी वाला था, यानी जो फायर था उसके दो ऊर्जाएं हो गई, एक हीट एक हॉटनेस, इसलिए वो ऑर्गन एक ऑर्गन और बढ़ गया। तो एक ऑर्गन इन हुआ और एक यांग हो गया। तो इन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने क्या कहा, कहा कि जो खोखले हॉलो, हॉलो माने यांग, जो भारी वजनी वो तो पृथ्वी की ओर जा रहे थे, वजनी कहाँ जा रही थी, पृथ्वी की ओर, तो वजन वाली, तो उनको कहा सॉलिड, जो सॉलिड ऑर्गन थे उनको कह दिया इन ऑर्गन, और जो हॉलो ऑर्गन थे, खोखले थे, हल्के थे, उनको कह दिया यांग ऑर्गन। फिर एक दूसरा कंसेप्ट, जो निरंतर काम कर रहे थे वो सॉलिड ऑर्गन, जो कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर काम करते थे वो हॉलो ऑर्गन, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये निरंतर काम करते हैं, रुकते नहीं हैं, तो इनको कह दिया इन ऑर्गन। उधर एसआई, एलआई, गॉल ब्लैडर, यूबी और स्टमक, ये आवश्यकता पड़ने में काम करते हैं, तो इनको कह दिया यांग ऑर्गन। फिर हमने कहा कि 6 ऊर्जाएं थी, तो 6 ऊर्जा में 2 ऊर्जा, मतलब जो एक फायर के साथ रखा, फायर के साथ रखा हार्ट और एसआई रखा था। अब एक ये तो हीट की हो गई, हीट एनर्जी की ये ऑर्गन हो गए। दूसरी एक एनर्जी हॉटनेस कही गई, उसके 2 ऑर्गन कर दिए कंसेप्चुअली। एक कहा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम माने कवरिंग ऑफ द हार्ट, उसको एक ऑर्गन बताया। साइंस भी कहती है कि हाँ ऑर्गन भले निकाली कि है तो वो कवरिंग है, लेकिन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल वार्मर, इट इज नॉट एनी ऑर्गन, वो कंसेप्ट है पूरा। ट्रिपल वार्मर एक कहा, वो यांग कहा, और उसको कहा कि ट्रिपल वार्मर माने 3 वार्मर का, ट्रिपल माने 3, ट्रिपल माने 3, वार्मर माने वार्म करने वाला, तो उसको ट्रिपल वार्मर कहा गया। तो ट्रिपल हीटर भी कहते हैं जिनको, ट्रिपल हीटर, ट्रिपल वार्मर, उनको कहा कि 3 वार्मर है, एक ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का, 3 वार्मर हैं जिनके आधार पर पूरे टेम्परेचर की होती है बैलेंसिंग और अन्य और कारणों की बैलेंसिंग होती है। तो इस तरह इन्होंने अपना पूरा ऑर्गन सिस्टम को इन यांग से जोड़ दिया, यानी एक तत्व में एक इन होगा एक यांग होगा, दूसरे तत्व में एक इन ऑर्गन होगा एक यांग होगा, तीसरे में एक इन होगा, इस तरह। अब कम अधिक का सिद्धांत क्या हुआ, यानी अगर हम कह रहे हैं दिस इज जो एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट बाय एनर्जी। ऊर्जा का ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा के लिए हमारा यह सिद्धांत है। तो एक डिफिशियंसी यानी ऊर्जा या तो कम होगी, यदि आपकी ऊर्जा कम हो गई तो आपको बढ़ाना चाहिए, आपके पास अधिक हो गई ऊर्जा बढ़ाना चाहिए। तो यानी ऊर्जा का संतुलन बैलेंस फॉर्म में अगर है ऊर्जा तो आप ठीक है, ऊर्जा प्रवाहमान है तो आप ठीक है, ऊर्जा निरंतर लगी हुई चल रही है तो ठीक है, ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में जहां जहां जाना है तो। लेकिन अगर ऊर्जा कहीं अधिक है तो रोग, ऊर्जा कहीं एक्सेस है तो रोग। तो इस असंतुलन को हम लोग कैसे करेंगे, यही देखना कि यह कमी क्या है कि एक्सेस क्या है। आंतरिक बाहरी, हमने कहा ना कि ऊर्जा अभी आई और ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा आई, अभी आपके बाहरी सतह पर रह गई। तो अब बाहरी सतह में रहने के कारण ऊर्जा है कि रोग अंदर में पहुंच गया है मेरिडियन के मार्ग से, ये हमको देखना है। तो इसलिए इंटरनल ऊर्जा, इंटरनली ऊर्जा बढ़ी है कि घटी है कि एक्सटर्नल रोग है, ये हमको देखना पड़ेगा, ये कारक है। तो ये एक और सिद्धांत आया 8 में। हॉट एंड कोल्ड, शरीर के सारे अंग एक डिफरेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फंक्शन करते हैं। अभी बताया था पीएच पर, टेम्परेचर पर, सब पर। तो अगर आपके अंदर गर्मी बढ़ गई तो परेशानी, सर्दी बढ़ गई तो परेशानी। तो यानी ये हमको देखना पड़ेगा कि जो रोग है ये हॉटनेस की वजह से है कि कोल्डनेस की वजह से है।
अगर ये हम लोग जान जाएंगे तो उनकी प्रगति जान जाएंगे, उन नेचर जान जाएंगे कि वो उष्ण प्रकृति का है, ये शीत प्रकृति का है, तो उसके आधार पर हम लोग अपना उपचार करेंगे। आप लोग बताइएगा 5 मिनट और पढ़ाएं, अभी कोई जल्दबाजी तो नहीं है, बोलिए, देर से शुरू हुआ ना जी। जी सर 5 मिनट पढ़ा दीजिए। हाँ 5 मिनट पढ़ाते हैं, अब देखते हैं 5 ये पंच। अब यही वाला है, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं के 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। ये 5 तत्व का है, हम पहले बता चुके हैं। अब इनमें कोई रिलेशनशिप बता दिया उन्होंने, यही जानना था। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, तो आपके घर में मान लीजिए आपने कहा कि हमारे फादर रहते हैं, फिर आपने कहा कि मैं रहता हूं, फिर आपने कहा कि हमारे बच्चे रहते हैं, और फिर आपने कहा कि एक हमारा बच्चा है, उसकी भी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे, यानी 5 लोग हो गए ना। तो ये रिलेशनशिप, कोई किसी का दादा, कोई किसी का पोता, कोई किसी का बेटा, तो ये रिलेशनशिप हुआ ना। ऐसे रिलेशनशिप आप इनमें है, यही रिलेशनशिप जान जाएंगे तो आनंद, बस इसी को समझना है। तो इन्हें कहा कि इन 5 तत्वों में आपस में सामंजस्य है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे सामंजस्य होता है ना, नॉर्मली होता है, नॉर्मली सामंजस्य होता है, एक आध घटनाओं छोड़ दीजिए, तो यही सामंजस्य है, यही सामंजस्यपूर्ण स्थिति होगी तो हम बढ़िया है। अगर ये सामंजस्य नहीं है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। अब ये साइकिल आप समझ लीजिए, इसे ये साइकिल बाद में पढ़ा जाएंगे, दूसरे लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको बेसिक। इस चक्र को याद रखिएगा बस। एक चक्र बना, उसमें 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व बना दिए गए ना। देखिए पांचों का अलग अलग बन गया, उनका चक्र बन गया। चक्र की देखिए गति क्या है, एक बाहर है, कुछ अंदर है। हर चक्र सर्किल के, मेन सर्किल के कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। ठीक है, पहले यहीं तक समझिए। अब देखिए इसका क्या है। वुड, हमारे लेफ्ट साइड में वुड लिखा हुआ है, वुड ना, तो वुड पहला मान लीजिए, आप पहला मान लीजिए, दूसरा आपने फायर मान लिया, तीसरा आपने अर्थ मान लिया, चौथा आपने मेटल मान लिया, और 5वां आपने जल मान। अब देखिए उन्होंने कहा कि इनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के क्रिएट करते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि वुड अगर है तो जंगल में वुड में अपने आप घर्षण से आग लग जाती है। तो उन्होंने कहा घर्षण से आग लग गई तो फायर बन गया। तो वुड इज द फादर ऑफ फायर, और वुड इज द क्रिएटर ऑफ फायर। फायर बहुत दिनों तक रही तो धीरे धीरे वो जम करके ठोस मिट्टी के रूप में हो जाएगी, तो फायर इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ। अर्थ है तो खुदाई करिए तो आपको मेटल मिलेंगे उसमें, तो अर्थ इज द फादर ऑफ और द क्रिएटर ऑफ मेटल। और मेटल को आप अगर पिघला दीजिए तो वो जल के रूप में, मतलब तरल बन जाता है, तो इसलिए वाटर, मेटल इज द क्रिएटर ऑफ वाटर और फादर ऑफ वाटर। और क्या कहा, मेटल और जल कहा। जल से अगर सिंचाई कर दीजिए तो वृक्ष पादप हरे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जल यानी वाटर इज द क्रिएटर ऑफ वुड और फादर ऑफ वुड। क्लियर हुआ? जो लोग नए हैं बताइए, किसी को प्रॉब्लम? अब दूसरा एंगल, उन्होंने कहा कि हर तत्व की एक अपना कलर है और एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आप जंगल में जाते हैं तो आपको सबसे अधिक अच्छी हवा मिलती है, तो इसलिए विंड इज द एनर्जी ऑफ वुड। विंड इज द एनर्जी ऑफ वुड, वायु उसकी ऊर्जा है। फायर कहा कि फायर में क्या है? उन्होंने कहा कि फायर में क्या है, या तो हीट है या हॉटनेस है, या तो गर्मी पड़ रही है और या प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसमें प्रचंड गर्मी की स्थिति हो जाती है ना, जैसे हम जून के आसपास होते हैं तो प्रचंड गर्मी की। फिर उन्होंने कहा कि अर्थ में होगा, तो उन्होंने कहा कि अर्थ में जब बारिश होती है तो पृथ्वी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी इज द एनर्जी ऑफ
अर्थ। और उनका मेटल क्या है? मेटल भारी होता है, यानी उसमें कोई भी अंदर भारी चीज तभी होगी जब उसके जल तत्व कम होगा, यानी ड्राइनेस जब होगी, हाईएस्ट ड्राइनेस का होगा तो वो अधिक भारी हो जाएगा, उसमें जल है ही नहीं। सब्जियां जो मुलायम होती हैं उनमें जल अधिक होता है, तो उन्होंने कहा भारी है इसलिए उसमें मेटल में ड्राइनेस है, पानी पूरा सोख लिया गया है तो बन गया मेटल। तो मेटल ड्राइनेस इज द एनर्जी ऑफ मेटल। और जल में कहा कि जल में ठंडक है, कोल्डनेस है, तो कोल्डनेस इज द एनर्जी ऑफ वाटर। फिर कहा रंग की बात करिए, ठीक है रंग की बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप जब जंगल में जाएंगे तो आपको ग्रीनरी अधिक मिलेगी, ग्रीन, तो ग्रीन इज द कलर ऑफ वुड। उनका कि हीट और हॉटनेस में, उनका हीट में माने हुआ लाल लाल होगा, और अगर बहुत प्रचंड होगा तो उसमें ऑरेंज कलर हो जाएगा, और अधिक ऑरेंज कलर, ये कंसेप्ट लिया। तो उन्होंने दो हीट और वो हीट और हॉटनेस, तो हीट की उन्होंने रेड मान लिया और हॉटनेस के मान लिया ऑरेंज। पृथ्वी कहा कि पृथ्वी को आप देखें तो पृथ्वी का अधिकांशतः में पिरोड मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, इन सब का हल्का सा येलोइश, तो इसलिए येलोइश, येलो इज द कलर ऑफ अर्थ। मेटल में कहा उनका ब्राउन, नॉर्मली ब्राउन होता है, ब्राउन या कभी कभी व्हाइट भी होता है, तो लेकिन नॉर्मली ब्राउन है, तो ब्राउन इज द कलर ऑफ मेटल। और कहा जल, उनका जल में नीला, आप देखिए ना सागर नीला, तो नीला मेन है। कभी कभी बहुत दिनों तक पानी रखा रहता है किसी पोखरे वगैरह में तो ब्लैकिश हो जाता है, तो ब्लू और ब्लैक दोनों कंसेप्ट ले लिया, लेकिन नॉर्मली इट शुड बी ब्लू, नॉर्मली इट शुड बी ब्लू, ब्लैकिश कभी कभी, ये कंसेप्ट उन्होंने कलर्स कर दे दिया। अब ऑर्गन की बात आई, तो ऑर्गन को रखा उन्होंने भाई, अब अंदर जो अंदर की ओर चक्र के अंदर देखिए, जो अंदर की ओर थे वो सब इन ऑर्गन है। अंदर कौन होता है? इन, और बाहर कौन है? यांग। तो अंदर की ओर इन ऑर्गन, तो जब आपने वुड में रखा तो लीवर को अंदर रख दिया और बाहर आपने गार्बेल को कर दिया। वहां पर दो एलिमेंट रखे गए, एक तो हार्ट था, तो हार्ट अंदर था और बाहर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, लेकिन एक साथ ट्रिपल वार्मर और उनको भी दिया, तो ट्रिपल वार्मर को बाहर रख दिया और अंदर पेरिकार्डियम हो गया। फिर अर्थ में स्टमक और स्पिन आए, तो स्टमक को उन्होंने बाहर रख दिया, स्पिन को अंदर रख दिया। मेटल में आपको लार्ज इंटेस्टाइन को बाहर कर दिया और लंग्स को अंदर कर दिया, और किडनी में किडनी को अंदर कर दिया और यूवी को बाहर कर दिया। दिस इज द एनर्जी कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन एंड कलर एंड एनर्जी सिस्टम। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत बाकी है इसमें, लेकिन फिर भी ये अच्छा रहा। जो लोग अभी कोई अच्छा पहली बार इसमें प्रतिमा राय मैडम भी जो है वो पूरी फैकल्टी है। बबली सिंह, आपको भी क्लासेस इस बार लेनी है, याद है? हम लोग साथ में रहेंगे, चिंता मत करिएगा। तो क्लासेस लेने से जो होगा ज्ञान बढ़ेगा। हमारा ज्ञान तो इसी से बढ़ा है, तो हमको आता था कुछ नहीं था, हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने पढ़ना शुरू किया, मुझे पढ़ना चाहिए। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। कैसे सपने पूरा होते हैं, कैसे, उसको तरीका यही है कि हम लोग को अपना ज्ञान ही बढ़ाना नहीं है, बल्कि ज्ञान को दूसरों को बताना भी है, और तभी कंसेप्ट पूरा होगा। ईच वन रीच वन, देयर इज ओनली वन कंसेप्ट, ईच वन रीच वन, वही कंसेप्ट है, उसी का सब आगे है कि हम जाएंगे तो नेचुरली उसका पेशेंट होगा तो उसको ठीक कर लेंगे। तो ईच वन रीच वन इज द ओनली कंसेप्ट। इसी को जितना बढ़िया से कर लेंगे वही बढ़िया है। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ कल, फिर कल नहीं, कल छुट्टी है, प्रणाम सर। कल शायद गुरु पूर्णिमा है, तो कल हम लोग छुट्टी लेते हैं, परसों हम लोग मिलेंगे। ठीक।